नमस्कार बच्चों। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो यार, ये बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। बच्चों को इसमें यही कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ये चैप्टर त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, तो बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर भी टफ होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री आती है, जो मैं यहाँ पर भी सिखा दूंगा आपको, या जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रखा है तो वो तो इस चैप्टर को ईजिली कर लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनको भी यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। हर एक बच्चे को समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा। जिन बच्चों को आता है वो थोड़ा आगे चले जाए वीडियो में, जिनको नहीं आता वो यहाँ से समझना शुरू कर दें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, त्रिकोणमिति होती क्या है? तो त्रिकोणमिति वर्ड का जो शब्द है, इसका मतलब होता है एक ऐसी आकृति के बारे में मापना, या उस एक ऐसी आकृति का माप वगैरह निकालना जिसके अंदर 3 कोण हो, ठीक है। तो त्रिकोण मतलब 3 कोण, मिति मतलब उसकी मेजरमेंट, उसको मापना वगैरह, ठीक है। तो 3 कोणों से बनने वाली आकृति कौन सी होती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। एक त्रिभुज जो होता है वो 3 कोणों से बनता है, ठीक है। तो 3 कोणों से बनने वाली जो आकृति होती है वो त्रिभुज होती है। लेकिन जो त्रिकोणमिति है बच्चों, वो हर तरीके के त्रिभुज पर, हर प्रकार के त्रिभुज पर नहीं चलती है, ठीक है। ये केवल समकोण त्रिभुज पर चलती है, जिसमें एक कोण जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब समझते हो ना, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और बाकी 2 कोण कोई भी हो सकते हैं। ये न्यून कोण होंगे। जब एक 90 का है तो बाकी न्यून हो जाएंगे ना यार, ठीक है। दोनों को मिलाकर देखो, जो हमारा त्रिभुज है उसके कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 90 तो ये ऑलरेडी है। अब 2 कोण है तो आधे आधे, आप इसको आधा आधा कर दो। जैसे मान लो ये 45 है, ये भी 45 है, तो 45 न्यून कोण होता है ना, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो, 90 के साथ वाली जो भुजा होती है ऊपर वाली, इस भुजा को हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लंब बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको पी से दर्शाया जाता है। जो नीचे वाली भुजा होती है इसको हम आधार बोलते हैं। जिन बच्चों को ये सब चीज़ें आती हैं वो आगे चले जाएँ वीडियो में, ठीक है। वो आगे जो हमारा मेन वाला टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो आधार जो होता है इसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है, तो इसलिए इसको बी से दर्शाया जाता है। हम लोग इसको बी से दर्शाते हैं। अब ये वाली जो भुजा होती है 90 के जस्ट सामने वाली, 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है इसको कर्ण बोला जाता है, ठीक है। कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसको हम एच से दर्शाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ये बहुत बेसिक जीरो लेवल से करा रहा हूँ यार मैं, बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो अब देखो, इसमें ज़्यादा फार्मूलाज भी यूज़ नहीं होंगे। जो बिल्कुल बेसिक वाले फार्मूलाज होते हैं हमारे P/H वगैरह वाले, ये सब फार्मूलाज आपको आने चाहिए बस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, साइन, कॉस, टैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कॉट, यहाँ लिख लेते हैं सेक, और यहाँ लिख लेते हैं कॉसेक, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, तो P, B और H, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, पहले तो आप इसको इसी तरीके से लिखोगे जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल लिखोगे। उसके बाद आपको फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने की काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप उससे बना लेना, ठीक है। पहली ट्रिक सिखाता हूँ मैं आपको। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, ठीक है। आपको ऐसे करके लिख देना है, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, ठीक है। तो ये भी होता है। और एक और होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको जो ट्रिक अच्छी लग रही है आप उस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो बेसिक फार्मूलाज इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे, उन्हीं फार्मूलाज को मैं यहाँ पर कराऊंगा। ज़्यादा डीपली हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर करेंगे नहीं। जो मेन टॉपिक्स हैं बस वही कवर करेंगे। देखो, इसमें कोई भी आइडेंटिटी वगैरह, मतलब जो स्क्वायर वाले फार्मूला हमने पढ़े थे ना ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पर। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, बस ये P/H वगैरह आता है, तो ये बस चैप्टर आसानी से ख़त्म कर लोगे। हाँ, बस ये है कि यार देखो, कंडीशन है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए बस आपको, ठीक है। तो साइन थीटा जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी में बोलूँ तो लंब बटे में कर्ण, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा बनाना चाहें तो कॉस थीटा क्या बनेगा हमारा, B/H बनेगा, ठीक है। B/H हो गया यहाँ से। फिर टैन थीटा क्या बनेगा बताओ? टैन थीटा बन जाएगा P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में आधार। इसी तरीके से अब इनका उल्टा करते जाओ। देखो, आपने पहले तो इस तरीके से नीचे की तरफ लिख लिया, साइन P/H, कॉस B/H, टैन P/B। अब उल्टा, कॉट का B/P, ठीक है। तो कॉट क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू B/P। टैन क्या था हमारा, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट क्या हो गया उसका जस्ट उल्टा, B/P हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेक जो होगा वो किसका उल्टा होगा, कॉस का, ठीक है। तो सेक को लिख देते हैं यहाँ पर, सेक थीटा इज इक्वल्स टू H/B, ये हो जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक लिख लेते हैं भाई, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, H/P हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाया था वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए। 3 की वैल्यू होती है, ज़्यादातर आपको साइन कॉस टैन की ही वैल्यू पूछी जाएगी। और देखो 2-3 फार्मूलाज और हैं, जैसे ये वाला फार्मूला, एक ये फार्मूला आपको इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। टैन थीटा का एक फार्मूला आपको याद रखना है, टैन थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक ये फार्मूला इसमें यूज़ हो सकता है, और दूसरा फार्मूला आप ये यूज़ कर सकते हो, कॉट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं इस चैप्टर में, ओके। साइन कॉस टैन तक ही चलेगा यार, इसमें देखो ज़्यादा नहीं चलेगा, इसमें साइन कॉस टैन 3 ही चलेंगे, ठीक है। चलो तो अब इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आगे का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल हम बनाते हैं वो, यानी कि जो 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर इनके क्या क्या मान होते हैं वो, ठीक है। तो 0, 30, यहाँ पर आ जाएगा 45, यहाँ पर आ जाएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 90, ठीक है। मैं देखो इस टेबल को ना सिर्फ टैन तक ही बना के दिखाऊंगा आपको, टैन थीटा तक, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में वही यूज़ होगा, उसके आगे ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो साइन थीटा, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पर मैंने लिख लिया टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा। जिसको ये टेबल नहीं बनाना आता वो यहाँ पर सीख सकते हो। साइन की वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, बस साइन की वैल्यू याद रख लो। साइन की वैल्यू होती है, पहली होती है 0, उसके बाद आपको लिखना है 1/2, फिर लिखना है 1/√2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ पर लास्ट में लिख देना 1, ठीक है। अब कॉस को आपको क्या करना है, कॉस में यहाँ से उठाओ, यहाँ से, ठीक है, नज़र आ रहा है ना ये, ठीक है। कॉस में आप यहाँ से उठाओ और यहाँ से उठाकर इसको पलट के लिख दो बस। कैसे, देखो 90 की जगह 90 पर 1 है, तो ये 1 कहाँ जाएगा, उल्टा करके, मतलब इसको उस तरीके से पलट देना है आपने। तो ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। इसके बाद क्या है, √3/2, तो ये √3/2 यहाँ आ गया। फिर क्या है हमारा 1/2, 1/√2, तो 1/√2 यहाँ आ गया। उसके बाद क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, उसके बाद 0, खत्म, ठीक है। लो कॉस की वैल्यू खत्म हो गई। साइन में जो आपने याद करा था उसका जस्ट पलट के उसको लिख दो। अब टैन थीटा में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो टैन की वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, टैन थीटा में जो रखनी है हमें। तो देखो 0/1, टैन थीटा क्या, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है टैन 0 की, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1, आंसर कितना आ गया 0। 0 के नीचे यार कुछ भी हो तो आंसर 0 ही आता है ना, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 1/2 और यहाँ से आ जाएगा √3/2। देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो पता है ना आपको कि अगर a/b और b इस तरीके से c/d लिख लेते हैं, सॉरी c/d हो यहाँ पर, तो ये जो सबसे नीचे वाला होता है ये सबसे ऊपर चला जाता है, ये जो नीचे वाला होता है इसके साथ गुणा हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a गुणा में d बटे में b गुणा में c, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये मैं रफ वर्क के लिए एक लाइन बना देता हूँ अलग से, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप इस 2 को सबसे ऊपर लेके जाओगे तो देखो ये 2 ऊपर जाएगा और ये √3 से इसकी वो हो जाएगी गुणा, तो ये 2 ऊपर, ये वाला 2 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। अब देखो ये तो सेम नंबर हो गए, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आंसर तो सिर्फ 1 ही आ जाएगा, तो ये 1 आ गया हमारा, है ना। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, अब ये 2 नीचे है, सबसे ऊपर जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पर √3 बच गया बस। अब देखो यार मैथ के अंदर, ठीक है, आपकी जो मैथ है भाई, इस मैथ के अंदर ये चीज़ तो डिफाइंड है, यानी कि 0 के नीचे अगर कोई नंबर आ जाए तो इसका आंसर तो 0 आता है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना, इसका आंसर तो 0 आता है, इसका आंसर 0 आता है। लेकिन अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो इसका अभी तक मैथ में कोई आंसर दिया नहीं है किसी ने भी, ठीक है, कि अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है, यानी कि हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, इसको नॉट डिफाइंड लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको इस चैप्टर के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। देखो ये तो आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी जो इस चैप्टर में यूज़ होगी। अब इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है, जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों का यही सवाल रहता है कि यार ये सब हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं, इसका यूज़ कहाँ है एक्चुअल में। तो बच्चों 9th चैप्टर हमें यही बताता है कि त्रिकोणमिति का जो यूज़ है वो एक्चुअल में है कहाँ पर, ठीक है। इसका जो यूज़ है वो बिल्डिंग्स वगैरह की ऊंचाई निकालने में, या कोई जो पॉइंट है, या आप जहाँ पर खड़े हो आप बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़े हो। अगर आप बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ज़मीन से वो, मतलब जिस चीज़ को आप ऊपर देख रहे हो वो ज़मीन से कितनी ऊपर है, ये सब चीज़ें हम पता लगा सकते हैं इससे। बस हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। जैसे अगर मान लो कोई भी पर्सन है जो ऊपर, मान लो एक बर्ड है, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, वो नीचे खड़े होकर, यानी कि ग्राउंड पर खड़े होकर, ज़मीन पर खड़े होकर इस पॉइंट को देखता है ऊपर की तरफ,
ठीक है। ये मैं उसकी आँख बना देता हूँ ऐसे करके, एक ऑब्जर्वर कहा जाता है इसको, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बंदा जो है, ये जो इंसान है, ये इसको देख रहा है ऊपर भाई, है ना। तो यहाँ से एक जो हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, वर्टिकल ऐसे होता है, ठीक है, वर्टिकल ऐसे होता है ना, और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, इसको हिंदी में क्षैतिज कहा जाता है, क्षैतिज, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा बना देते हैं, यानी कि एक स्तर जहाँ से आपकी जो आँख, जहाँ से आप देखना शुरू करोगे वहाँ से निकलती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को या तो क्षैतिज रेखा कहा जाता है या क्षैतिज स्तर कहते हैं हम इसको, ठीक है। या तो हम इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं या क्षैतिज स्तर कहते हैं, दोनों ही आप लिख सकते हो, दोनों में से ही। वैसे लिखना तो है ही नहीं, बस समझाने के लिए है ये। जहाँ पर भी आप जहाँ से भी कोई इंसान देखना शुरू करेगा, ऊपर देखे या नीचे देखे, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी उसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसकी जो आँख है, यानी कि जिस पॉइंट तक ये देख रही है, यहाँ से जाने वाली जो एक लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये इस पॉइंट को देख रहा था भाई, तो यहाँ से जाने वाली जो लाइन होगी इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं इसको हम, ठीक है, दृष्टि रेखा। अब ये जो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज रेखा है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, वही हमारा कोण होना चाहिए। यहाँ पर जो हम कोण यूज़ करेंगे वो ये कोण है, ठीक है। यानी कि आपको अगर किसी, जैसे मान लो अब ये जो पॉइंट है, मैं निकालना चाहता हूँ कि भाई ये ज़मीन से कितनी ऊपर है, तो मतलब मुझे ये वाली चीज़ निकालनी है ना। ये वाली तो ऊंचाई निकालते हैं, ज़मीन से कितनी ऊपर है, तो देखो बन नहीं गया एक समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। समझ में आया ना। अब अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है, उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। समझ में आया। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो उसे उन्नयन कोण बोला जाता है। क्लियर हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब पता चल जाएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनका यूज़ आपको पता चल जाएगा कि भाई ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ही ये जो इंसान है, ये इसी तरीके से नीचे की तरफ देख रहा होता है ऐसे करके भाई, यहाँ से मान लो कि ये यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा होता है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये इस पॉइंट को देख रहा होता है, ऐसे करके मैंने बना दिया, भैया अब नीचे की तरफ देख रहा है ना। तो इस बार क्षैतिज रेखा कहाँ होगी, तो क्षैतिज रेखा मैंने आपको क्या बताया, हमेशा जहाँ से वो देखना स्टार्ट करे उसके हॉरिजॉन्टल आपने बनानी है। इसका मतलब इसने यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो उसके हॉरिजॉन्टल ये लाइन बनेगी, तो क्षैतिज रेखा हमारी ये हो गई। और इस बार जो कोण बनेगा, किसके बीच में बनाया मैंने आपका कोण, ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई, है ना, ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई और ये इसकी क्षैतिज रेखा हो गई। जो कोण बनता है ये आपको याद रखना है, हमेशा किसके बीच में बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो ये वाला कोण हो गया, ये हमारा कोण बनेगा थीटा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये हमारा कौन सा कोण हो गया भाई, इस कोण को हम बोलते हैं बच्चों अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण, ठीक है। उसको उन्नयन बोला जाता है, इसको अवनमन बोला जाता है, उन्नयन और अवनमन। क्लियर हुआ अच्छे से। नीचे की तरफ देख रहे हो तो अवनमन, ऊपर की तरफ देख रहे हो तो उन्नयन कोण, ठीक है। बस यही इस चैप्टर के बेसिक्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो देखो, इस त्रिभुज में हमारा जो आधार है उसका काम कौन कर रहा है, हमारा जो आधार है उसका काम ये वाली नीचे वाली साइड कर रही है, ये वाली साइड, ये हमारा आधार नहीं हो गया, है ना, ये आधार हो गया। ये जो उसकी दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा किसका काम कर रही है, यहाँ पर उसके कर्ण का काम कर रही है, तो ये एच हो गया हमारा। और ये यहाँ पर अगर हम जस्ट अबव द ग्राउंड, यानी कि जो हमारी ज़मीन है इससे जस्ट ऊपर निकालेंगे तो 90 डिग्री के साथ ही तो कोण बनेगा यार, है ना, 90 डिग्री के साथ कोण बनेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लंब बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखनी है हमेशा, ये जो एंगल बनता है ना हमारा, ये जो थीटा बनता है, इसके जस्ट सामने वाली साइड ही हमारा जो परपेंडिकुलर है, यानी कि जो हमारा लंब है वो होता है। साथ वाली साइड हमेशा इसके आधार होती है, समझे। जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ। इसी तरीके से एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस बार जो मेरा थीटा बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। यानी कि इस केस में ये आधार नहीं है, ये क्या है, ये लंब है, समझे। ये क्या है, इस बार लंब है। और थीटा के साथ वाली साइड, थीटा के साथ वाली भुजा क्या बन जाएगी, थीटा के साथ वाली भुजा हमारा आधार बन जाएगी। और 90 के सामने तो आपका हमेशा कर्ण रहता ही रहता है। समझ में आया आपको। बस ये बेसिक्स आपको आने चाहिए। अगर ये बेसिक्स आपको आ गए तो आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करके रखना।